नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के 18 नंबर चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, इसके सार के ऊपर चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले लेखक परिचय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुई थी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी कल्पना के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जम के पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतवस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसकी उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनकी चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज में मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म मतानुयायी बन गए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति प्रांति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांति दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और ये पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्ता, ये 3 तत्व आदर्श समाज के अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अब आइए दोस्तों पाठ पे लौटते हैं। दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट समझ में आ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि उस वक्त ऐसा था, अगर कोई पंडित है तो चमड़े का व्यापार नहीं कर सकता, अगर कोई चमार है तो वो पंडिताई नहीं कर सकता। बहुत सारा ऐसा श्रम विभाजन था। ज्ञान के आधार पे उस वक्त नहीं आंका जाता था। उस वक्त जाति पाति के नाम पे कहा जाता था कि ये जाति के लोग ये काम नहीं कर सकते। ऐसे करके श्रम विभाजन जाति के आधार पे होता था, परंतु ये उचित नहीं था। इस पाठ में लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानने की अवधारणा को निश्चित करते हुए केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक व राजनीतिक संगठन और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलुओं को ठेस परिप्रेक्ष्य जातिवाद के समूल उच्छेदन की अनिवार्यता ठहराई है। अर्थात उस वक्त ऐसा ही होता था कि जाति के आधार पर लोगों का श्रम विभाजन किया जाता था। साथ ही लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना भी की है। वह विडंबना है, हमारे समाज में आज भी जातिवाद के पोषक की कोई कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेखक ने श्रम विभाजन को सभ्य समाज के लिए आवश्यक माना है, लेकिन यह भी बताया है कि कोई भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। उन्होंने भारत की जाति प्रथा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, यहाँ जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच में भी बांट देती है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण करती है।
इसके साथ मनुष्य उससे आजीवन बंधे रहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो जाति है वो उससे उस जाति वाले को क्या काम करना चाहिए ये समाज वाले तय करते हैं, क्योंकि इस जाति के लिए यही काम निश्चित है। तो उस वक्त ऐसा होता था, अलग से जाति वालों के लिए समाज काम निर्धारित करता था कि ये काम इस जाति के लोग ही करेंगे। इसके साथ मनुष्य को उसमें आजीवन बांधे रखती है। अधिक आधुनिक युग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता। दोस्तों उस वक्त ऐसा होता था कि अगर जाति के नाम पे श्रम का विभाजन किया जाता था तो व्यक्ति मजबूर है, अगर उसका जो काम है वो नहीं चल रहा है तो भी चाह के भी अपना पेशा नहीं बदल सकता था, क्योंकि उसकी जात के अनुरूप उसको वही काम करने दिया गया था। चाहे उससे उसका लालन पालन हो या नहीं हो, चाहे वो काम करने से उसका खर्चा चले या नहीं चले, पर उसको वही काम करने दिया जाता था, वो अपना पेशा बदल नहीं सकता था। हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा किसी को भी अपने पैतृक पेशे के अलावा अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, चाहे मनुष्य किसी कार्य में कितना ही दक्ष क्यों न हो। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीबी और शोषण के साथ अरुचिपूर्ण कार्य करने की व्यवस्था निरंतर गंभीर समस्या है। समाज में जाति प्रथा आर्थिक असहायता को भी पैदा करती है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है तथा मनुष्य को निष्क्रिय बना डालती है। लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। अब यहाँ पे ये बताया गया है जाति के आधार पे जो श्रम विभाजन होता है उसमें लोग इस तरह जकड़ जाते हैं कि चाह के भी उसको बदल नहीं पाते, और एक ये कुरीति है। ऐसी रीति समाज में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि को इससे कोई स्थान अथवा महत्व नहीं होता है। यानी कि जब श्रम विभाजन किया जाता था तो ये नहीं देखा जाता था कि भाई जिस इंसान को जाति के आधार पर जो श्रम करने के लिए कहा जाता है वो उसको करने में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वो उसको करना नहीं चाहता, बल्कि उस वक्त उसकी रुचि अरुचि कुछ नहीं देखी जाती थी। आप इस जाति के हो तो आपको यही काम करना पड़ेगा, ऐसे करके थोप दिया जाता था। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पे हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। यह सच है दोस्तों कि अगर जो काम हमें करने में अच्छा ही नहीं लग रहा है, हमारे ऊपर थोपा गया है, वो काम हम मन से नहीं करेंगे और फिर उसको काम करने में हम आनाकानी करेंगे, उसको टालेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब ऐसा है कि जो श्रम विभाजन जाति के आधार पर किया जाता था ये तो एकदम बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर कोई आदमी में क्षमता है कि वो अपनी जाति से हटके कुछ अच्छा काम कर सके, कुछ नया कुछ कर सके, पर उस वक्त वह नहीं करने दिया जाता था। उनको एक जाति के अंदर बांध के रख दिया जाता था कि आप इस जाति के हैं इसलिए आपको यही काम करना पड़ेगा, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, जिसके लिए इंसान का जीवन उबाऊ हो जाता था और वह गुस्से से भर जाता था और हर इंसान अपने आप को एक हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अपने आप को समझता था। दोस्तों किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।